इस तरह का प्रोग्राम रखें तो ज़रूर इत्मीनान से आप अपनी तकरीर उसमें करिए। सुनने का काम मेरा, बोलने का काम आपका। आज एक अजीब सा दिन है। बाकी मुल्क में जमहूरियत के गुण गाए जा रहे हैं, जमहूरियत पे जश्न मनाया जा रहा है। कुछ दफ्तरों में आज शायद मातम भी लगा होगा, लेकिन हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो दूसरों की खुशी देख के थोड़ा सा अपना दिल बहलाने की कोशिश करते हैं और दूसरों का मातम देख के हमें उनके लिए थोड़ा सा अफसोस भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत कहीं है नहीं। जमहूरियत ये हमें पंजाब के बॉर्डर तक दिखाते हैं, उससे आगे उसको आने नहीं देते हैं। हमें तो पहले लग रहा था कि इनको सिर्फ असेंबली से नफरत है, बाकी चीजें अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन अब साबित हुआ कि नफरत इनको सिर्फ असेंबली से नहीं है, पंचायती राज निज़ाम से भी इन लोगों को नफरत है, अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनसिपैलिटी से भी इनको नफरत है। फिलहाल तो हमारे ये डीडीसी बचे हुए हैं, इन लोगों का बस चले तो शायद इन लोगों को भी ये खत्म करके कहीं बिठा के रख देंगे। समझ में नहीं आता कि हमारी खता क्या है, आखिरकार हमने क्या गलती की कि हमें अपना असेंबली चुनने का मौका जो है वो नहीं मिलता। बेताज बादशाह हमारे सिर पे बैठे हुए हैं, हमारे फैसले होते हैं, लेकिन उन फैसलों में हमें शामिल नहीं किया जाता। जहां मैं जाता हूं, और ये अपने साथियों के साथ मुलाकात का सिलसिला ये आज से शुरू नहीं हुआ है, कई महीनों से कश्मीर में एक एक करके असेंबली हलकों में जाके अपने साथियों से मुलाकात कर रहा हूं, वहां लोगों की बात सुन रहा हूं, और हर किसी की शिकायत यही रहती है, चाहे वो पहाड़ के इस तरफ हो, पहाड़ के यहां हो, कि हमारे फैसलों में हमें शामिल क्यों नहीं किया जाता है, हमें पूछा क्यों नहीं जाता। तरक्की नाम की चीज जो है हमें दिखाई जाती है, लेकिन उसका असर हमें दिखता नहीं है। कहने के लिए तो मरकज में जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो अक्सर बेशतर, और खासकर बीजेपी के जो लीडर हैं, वो अपनी तकरीरों में कहते हैं कि 370 से आप लोगों को क्या मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला। मैं उल्टा सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हासिल हुआ? क्या फायदा दिया आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 हटाने के बाद? चलिए मैं मानता हूं 370 ने और कुछ नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमीन के मालिकाना हक दिए, जो इस मुल्क में और कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। मैं किस रियासत का नाम लूं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, अगर जमीन के मालिकाना हक कहीं पे मिले और उसका एक डबल पैसा भी मुआवजा लोगों से नहीं लिया गया, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुआ, और वो तब मुमकिन हुआ जब यहाँ 370 इसका ऐलान और इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जिन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम दी। तभी तो जाके हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियां आज रोजगार का अपना हक मांगते हैं, जिस रोजगार से इनको महरूम रखा जाता है। मैं मानता हूं हम हर किसी को रोजगार नहीं दे सके, हम पूरी तरह से बेरोजगारी खत्म नहीं कर सके, लेकिन कोशिश जरूर हमारी ये थी, और कम ज्यादा हमने जहां जहां सरकारी नौकरियां खाली थी हमने वहां भरने का काम किया। आज आप देखिए
पुलिस से शुरू करें तो कम से कम 6,500 पोस्ट सिर्फ पुलिस में खाली हैं। वो पुलिस जहां हम दूर दराज इलाके पे मौके पे भर्ती कराते थे, आप लोगों को आना नहीं पड़ता था। हम हेलीकॉप्टर में डीजी को बिठा के पहाड़ों पे उतारते थे और वहीं पे अगर छाती बराबर कद बराबर वहां रेस लगती थी और वहीं पे पुलिस का ऑर्डर लगता था। जब यहां मिलिटेंसी में स्कूल बंद हुए, हमने रहबरी तालीम का स्कीम शुरू किया। वो तब मुमकिन हुआ कि 370 ने हमें इस बात की इजाजत दी। कई सारे ऐसे स्कीम हैं जिनके खिलाफ लोग अदालत में गए और अदालत में उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन रहबरी तालीम एक ऐसा स्कीम है जो अदालत भी मजबूर हुई ये कहने पे कि स्कीम में कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक स्कीम है। और देहात के बच्चे, देहात के बच्चियां उन स्कूलों में लगते थे और मास्टर मास्टरानी का काम करते थे। आज वो स्कीम भी कहीं नहीं। हम बेरोजगार नौजवानों को शेर कश्मीर यूथ प्रोग्राम के तहत एक वजीफा देते थे, एक स्टाइपेंड देते थे, वो भी खत्म। हम देहातों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत जॉब कार्ड और जॉब कार्ड के तहत काम, आज ना जॉब कार्ड ना काम, उल्टा जो काम किए गए हैं उनका भी पैसा नहीं मिलता। आज ठेकेदार मायूस और मजबूर, इनसे काम लिए जाते हैं, इनको पैसा नहीं मिलता। और वो मुश्किल से वो ठेकेदार जो यहां के रहने वाले, नहीं तो अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, मटेरियल भी बाहर से आता है, मजदूर भी बाहर से आता है, आब हवा हमारी खराब होती है, पहाड़ हमारा कटता है, जंगल हमारे गिरते हैं, पोल्यूशन हमारा होता है, लेकिन हमारे लोगों को इन प्रोजेक्ट्स का, इन काम का डबल पैसा जो है उसका फायदा नहीं मिलता है। अब रियासी के पहाड़ों में इनको कोई नया कोई ऐसा मिल गया है जो बैटरियों में जाता है, कोई लिथियम पीथियम, उसका कोई अजीब सा नाम है। उसके लिए भी अब निकालने के लिए वो बाहर से लोग लाएंगे। अरे ना, पहाड़ हमारा, ये मटेरियल हमारा, इसका फैसला हमें करना चाहिए कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर ये सही माने में आप लोगों के साथ इंसाफ करने वाले लोग होते, जहां ये जमीन से निकलता है वहीं पे बैटरियों की फैक्ट्री लगनी चाहिए ताकि यहां के लोग उस लिथियम का जो है उसका फायदा लें। लेकिन इन लोगों के इरादे सही नहीं है। ये निकालने वाले कंपनियों को भी बाहर से लाएंगे, इसलिए तो ये हाईवे बना रहे हैं, इसलिए तो ये रेल का प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, ताकि रेल प्रोजेक्ट बनते ही ये हमारा सामान जो है हमारे पहाड़ों से निकाल के जम्मू कश्मीर के बाहर ले जाएंगे और हमें ठेठे ठिस कुछ नहीं दिखेगा हमें इसका। ये है लोग। फिर ये हमें पूछते हैं कि 370 का हमने क्या फायदा दिया? कम से कम हमने ये तो नहीं किया। कम से कम जब हमारे दौर में प्रोजेक्ट बने तो हमारी मुकम्मल कोशिश थी कि वहीं के लोग लगें। जब हमने इंडस्ट्री के लिए पैकेज लाया, उसमें हमने इंडस्ट्री वालों को मजबूर किया कि 80% लोग उस फैक्ट्री में जम्मू कश्मीर के लगने चाहिए, सिर्फ बाहर से 20% लोगों को लगाने की इजाजत थी। आज तो 100% इनके लोग बाहर से आते हैं। फिर ये हमसे पूछते हैं कि 370 ने क्या दिया। इसलिए मैं इनसे पूछता हूं, 370 हटने के बाद आपने क्या लाया? अब अगले साल जनवरी में आप हमें ये रेल का प्रोजेक्ट दिखाओगे, ये भूल जाओगे लोगों को कहना कि इस रेल का संग बुनियाद पहले मरहूम इंदिरा गांधी साहिबा ने रखा। 40 साल हो गए हमें ये रेल दिखाते दिखाते। इस मुल्क का कोई वजीर आजम ऐसा नहीं है जिसने इस रेल के प्रोजेक्ट के लिए कोई ना कोई संग बुनियाद ना रखा हो।
आप गिन के देखिए, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव के बाद देवेगौड़ा, देवेगौड़ा के बाद आई के गुजराल के बाद वाजपेयी, वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह, एक के बाद एक सब आए। सबों ने इस रेल प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं संग बुनियाद रखने का काम किया। आज ये लोग दावा करेंगे कि इन्होंने किया। ये हाईवे, इस हाईवे का काम शुरू तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में हुआ। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ये तो 2019 से पहले हुए। जो बिजली प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, जिसके तहत हम चाहते थे कि हमारी आमदनी बढ़े, हमारी रियासत खुशहाल हो, खुद मुख्तार हो, एक एक करके उन प्रोजेक्टों को बिठा के रखा हुआ है। चाहे वो बगलिहार का फेज 3 हो, चाहे रतले हो, कीरू हो, कांवर हो, सलाल से थोड़ा ऊपर सावलाकोट हो, कहीं कभी एक डबल पैसे का काम नहीं। लेकिन फिर सवालिया निशान उठाते हैं ये। कौन सा ऐसा मुश्किल है लोगों का जो इन्होंने हल किया? आज बिजली के लिए आप लोग तरसते हो, हम तरसते हैं। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट। पहाड़ों में तो और भी बुरा हाल। बारिश का एक कतरा देखते ही बिजली बंद। लेकिन मीटर लगाने में ये लोग पीछे नहीं रहे। जगह जगह इन्होंने मीटर लगाए, शहरों में भी, देहात में। पहले मीटर लगाने को कहा, 24 घंटे बिजली होगी, मीटर लगाओ। लोगों ने मीटर लगाए, नहीं आई बिजली। फिर डिजिटल मीटर आए, कहा डिजिटल मीटर लगाओ, इससे निजाम ठीक होगा। नहीं हुआ, जुमा हफ्ता नहीं हुआ, फिर स्मार्ट मीटर आए। और ये स्मार्ट मीटर भी ऐसा तूफान का, इसमें पहले पैसा भरो, फिर बिजली की उम्मीद रखो, और बिजली हो ना हो, मीटर में से पैसा जो है वो निकल ही जाता है। अजीबोगरीब रास्ता। पहले तो हमें दिया जाता था इस्तेमाल करें, अब तो बिना इस्तेमाल किए भी मीटर से पैसा जो है निकल जाता है। हम हाथ पे हाथ बैठे हुए देखते रह जाते हैं। राशन की हालत, चीनी कहीं नहीं, चावल का कम, आटा कम, बाकी चीजें कहीं नहीं। हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है राशन डिपो में आओ और अंगूठे का निशान लगाओ, अपना वेरिफिकेशन कराओ। वहां पे बेचारी जाती है रोज अपना वहां अंगूठा लगवाने के लिए, बाद में मिलता कुछ नहीं। जल और नल, पहले तो महकमे का नाम बदल दिया, ये चीजें जल शक्ति। हमने सोचा था शायद अब कोई तूफान होगा, जल शक्ति के नाम से तो शक्ति ही शक्ति होगी। हमें क्या पता था, ना शक्ति मिलेगी ना जल मिलेगा। स्कीम के नाम पर पैसा जरूर कमाया। 12,000 करोड़ का इल्जाम लगा है इस जल शक्ति में धांधली का। इल्जाम लगाने वाला मैं नहीं, इल्जाम लगाने वाला कोई सियासतदान नहीं, इल्जाम लगाने वाले इसी हुकूमत का अफसर, जिसने सीबीआई को सबूत के साथ चिट्ठी लिखी और कहा कि ये जल शक्ति, ये हर घर जल नल, इसमें धांधली हुई है। लिख के कहा कि लोगों को जल मिला तो ना नल मिला, लेकिन 12,000 करोड़ गायब हो गए।
उंगली उठाते हैं। अगर हम में से किसी के खिलाफ इस तरह का इल्जाम लगा होता